हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं प्री बोर्ड का एक पेपर है अपने एनसीईआरटी का ही 33% सिलेबस का हम बना करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें अपन 56 नंबर के क्वेश्चन डाल रहे हैं। जो आरबीएससी बार बार में इन चैप्टर में से जो क्वेश्चन बना रही है उनको इस प्री बोर्ड में अपन सोल्व करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से वो 5 चैप्टर है जिसका हम 33% का सिलेबस के आधार पे अपन इस प्री बोर्ड को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हमने 5 चैप्टर लिए हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो अपना पहला चैप्टर है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार वाला चैप्टर लिया है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर लिया है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम वाले चैप्टर को इसमें लिया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग वाले चैप्टर को इस 33% के सिलेबस में हमने लिया है। अब ये टोटल मिला करके अपन बात करें तो जैसे कि ये पहला जो चैप्टर है ये अपना अभी बोर्ड के एग्जाम में कितना वेटेज दे रहा है। ये बोर्ड के एग्जाम में अपने को वेटेज देने वाला है 5 नंबर का। ये टोटल कितने नंबर का देगा? 5 नंबर का। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला है, ये टोटल 6 नंबर का है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला ये 5 नंबर का है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर अपने 4-4 नंबर के हैं। तो ये जो 33% का अपन मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं 56 नंबर का, उसमें कितने नंबर के टोटल क्वेश्चन आए जाएंगे अपने? 5, 6, 11, 5, 16, 4, 20 और 4, 24, टोटल 24 नंबर। 56 में से 24 नंबर में अपन 56 नंबर का पूरा वेटेज बनाएंगे, जिसमें आरबीएससी जिन क्वेश्चनों को बार बार में रिपीट कर रही है बस वही क्वेश्चन इसमें अपन ले रहे हैं। पूरा पेपर का पैटर्न है 33% सिलेबस का, लेकिन 56 नंबर का जिस हिसाब का वेटेज रहता है, जिससे इस पेपर में आपको पूरे 18 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे और 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, 10 अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद में अपने लॉन्ग टाइप वाले दीर्घ उत्तरीय जो अथवा में मिलते हैं वो वाले क्वेश्चन भी हैं, और ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन भी है। टोटल मिलाकर के जिस हिसाब का बोर्ड के पेपर का पैटर्न रहता है 18 क्वेश्चनों का, उसी हिसाब से अपने इस पेपर का है। इस पेपर में अपने को क्या सीखने को मिलेगा वो मैं आपको पहले से ही डिस्कशन करवा दे रहा हूं। इस पेपर में एक तो अपने को इन 5 चैप्टर के जो एमसीक्यू है 18, उनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे, और उन 18 एमसीक्यू का सॉल्यूशन इस हिसाब से करेंगे कि कम से कम 50 क्वेश्चन अपने तैयार हो जाए। उसके बाद में रिक्त स्थान के क्वेश्चन 10 बनाए गए हैं। अब जरूरी नहीं कि बोर्ड उनको रिक्त स्थान में ही पूछे, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने एमसीक्यू वाले में भी काम में आ जाए, अपने अति लघुरात्मक वाले में, लघुरात्मक वाले में और निबंधात्मक प्रश्न में भी अपने काम में आ जाती है। 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट जो बने हुए हो सकता है कि वो 3-3 नंबर वाले में चले जाए। 3 नंबर वाले में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पूछ रही है वो हो सकता है कि छोटे वाले क्वेश्चनों में काम में आ जाए। तो इस हिसाब से अपन 18 एमसीक्यू इसमें देखेंगे, और 10 रिक्त स्थान इसमें देखेंगे, और 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 10 शॉर्ट आंसर टाइप के, और 3 क्वेश्चन जो अथवा में आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के, और 2 ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अपन देखने वाले हैं। आपकी तैयारी अच्छे से इन चैप्टर की हो रखी होगी, अच्छे से आपने कवर कर रखा होगा। आप इसमें ये मैच करना कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें मैं बता रहा हूँ, क्या ये क्वेश्चन अपने तैयार हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं, किस हिसाब से उन क्वेश्चनों की लैंग्वेज होती है, जिससे कि अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चनों से। अब एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो पहला ही क्वेश्चन हमने लिया है पहले चैप्टर से। क्वेश्चन बोल रहा है अपने से, निम्न में से किस पौधे में परागण जल द्वारा होता है? जल के द्वारा परागण कौन से पौधे में होता है? अपना ऑप्शन है पहला वेलिसनेरिया, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं और चौथा अपना मटर है। अब इनमें से पहले तो अपन ये देखेंगे कि जल के द्वारा परागण किस में होता है। तो एक ऑप्शन अपने को ऐसा मिलेगा जिसमें जल के द्वारा परागण होता है, बाकी जो ऑप्शन है उसके अपन ने ये क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे वेलिसनेरिया, मक्का, गेहूं और मटर। अब इसमें से ये जो मटर है, मटर में अपन देखते हैं कि मटर में तो होता है स्वपरागण, तो इसके लिए स्पेशल पॉलिनेशन एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि क्वेश्चन होता है कि इनमें से स्वपरागण वाला पौधा कौन सा है, तो हम पी प्लांट बोल देते, मटर बोल देते।
गेहूं में भी होता है सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी चलता है इसमें, स्वपरागण, ये भी स्वपरागण वाला है, तो इसमें स्पेशल पोलिनेशन एजेंट नहीं होता है। मक्का की बात करें मेज की, तो इसमें होता है वायु परागण। यदि क्वेश्चन अपना ऊपर ये होता है कि इनमें से वायु परागण किस में होता है, तो अपना आंसर सेलेक्ट करते मक्का में। वेलिस्नेरिया की बात करें और एक हाइड्रिला पादप है अपना, इनकी बात करें तो इनमें जो परागण होता है वो कैसे होता है, जल द्वारा होता है, जल परागण होता है, और जल परागण जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब क्वेश्चन तो अपना ये था कि जल के द्वारा परागण किस में होता है, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, वेलिस्नेरिया में होता है। जैसे लास्ट ईयर बोर्ड ने ये पूछ लिया था 1 नंबर में कि हाइड्रिला पादप में परागण का प्रकार लिखिए, तो हाइड्रिला पादप में परागण का प्रकार कौन सा होता है, जल परागण होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो ऐसे अपन एमसीक्यू के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसमें अपने 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, और यही एग्जाम्पल अपने को 1.5 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चनों में भी देने पड़ जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था पहले चैप्टर का, ये अपना कवर हुआ। उसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन अपने को बोल रहा है किस पौधे में नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। इनमें ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें अलग अलग पौधों पे नर और मादा फूल पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन अपना है मक्का, दूसरा है पपीता, तीसरा है गुड़हल, और चौथा अपना जो ऑप्शन है वो है सरसों। तो मक्का, पपीता, गुड़हल और सरसों। अब इसमें अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाने वाला है। जैसे मक्का है, मक्का में तो सेम पादप पे ही होते हैं, समान पौधों के ऊपर ये मिलते हैं, समान पौधों में ही नर और मादा जननांग यहां पे देखने को मिलते हैं। पपीता है, ये यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, और यही बात अपने से ये पूछना चाह रहा है, ये एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल है, तो अपना करेक्ट आंसर तो हो गया पपीता। गुड़हल की बात करें तो ये बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी पौधा होता है, और सरसों की बात करें तो ये भी बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। तो ऊपर क्वेश्चन में द्विलिंगी पौधे की बात आती तो अपन आंसर कर देते गुड़हल और सरसों में से, लेकिन फिलहाल के लिए अपना आंसर क्या जा रहा है, फिलहाल के लिए अपना आंसर जा रहा है पपीता। पपाया ये एक लिंगी पौधा होता है। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करें, एक डेफिनेशन का शानदार सा क्वेश्चन बना गया है जो 3 नंबर वाले में भी कई बार अपने काम में आ जाता है। परागकोश से वर्तिकाग्र पर पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पोलिनेशन या परागण कहलाती है, जर्मिनेशन या अंकुरण कहलाती है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से सोचो कि क्या आ सकता है। परागकोश से वर्तिकाग्र पर पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, जैसे अपन फ्लावर का डायग्राम देखते हैं, ये अपना फ्लावर का डायग्राम है जिसमें मादा जननांग है ये, और ये अपना नर जननांग है फ्लावर का, ये नर जननांग है। अब यहां पे नर जननांग में ये जो परागकोश है, इन परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, पराग कण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं एंथर में। अब ये जो परागकण है ये मादा के वर्तिकाग्र वाले हिस्से पे आकर के गिर गए हैं, तो ये जो बीच की प्रोसेस है इसको हम क्या ही बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोलिनेशन या परागण बोलेंगे। अंकुरण नहीं कह सकते हैं, निषेचन नहीं कह सकते हैं, संकरण नहीं कह सकते हैं, तो अपना करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, परागण जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि परागण क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है, तो हम बड़े क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं यहाँ पे कि परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, पोलिनेशन या परागण बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये क्वेश्चन है डीएनए से पूरक बेसों क्षारकों में को कौन सा बंध आपस में जोड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है अपना वंशागति के आणविक आधार में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले का एमसीक्यू है, उसमें भी इस बार एमसीक्यू बनने वाले हैं। तो डीएनए में पूरक बेसों क्षारकों को कौन सा बंध जोड़ता है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि डीएनए में नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो एक तो अपना प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन होता है। तो एक तो है अपना प्यूरिन और एक है अपना पिरिमिडिन। इनके अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। प्यूरिन जो होते हैं वो एडेनिन होता है और गुआनिन होता है, पिरिमिडिन होता है वो साइटोसिन और थाइमिन होता है। मतलब डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब इसमें प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के साथ में बॉन्डिंग करता है। जैसे एडेनिन है वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ में थाइमिन के साथ में जुड़ता है, थाइमिन है वो डबल बॉन्ड के साथ में एडेनिन के साथ में जुड़ जाएगा। अब गुआनिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन से जुड़ता है, तो साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में गुआनिन के साथ में जुड़ेगा। हमें ये देखना है कि ये जो बॉन्डिंग बना रहे हैं बीच में, ये वाली बॉन्डिंग कौन सी है, इनको क्या बोला जाता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एच बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध बोल देंगे। अब इसी में से ऐसा क्वेश्चन एक और बना सकते हैं हम कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो हम आंसर कर सकते हैं 2 होते हैं। और गुआनिन और साइटोसिन नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो क्वेश्चन अपना यही पूछ रहा है हमसे कि डीएनए से पूरक बेसों क्षारकों को कौन सा बंध जोड़ता है। तो सहसंयोजक बंध का अपने चैप्टर में कहीं पे लेना देना ही नहीं है। पेप्टाइड बंध है, इसको भी अपन डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड काम में आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अपना जो करेक्ट आंसर जा रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का जा रहा है, जो कि नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ रहा है। इसमें अपने 3-4 क्वेश्चन और भी मिल गए अपने को। प्यूरिन कौन से है, पिरिमिडिन कौन से है, कौन सा प्यूरिन कौन से पिरिमिडिन के साथ में जुड़ता है। और एक दूसरी बात मैं और यहीं पे डिस्कशन कर लूँ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो वाला नाइट्रोजन क्षार कौन सा है जो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। या फिर स्पेशली ऐसा बोल दिया जाता है कि वो वाला नाइट्रोजन क्षार जो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। तो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, आरएनए में देखने को मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे, कौन सा एंजाइम डीएनए टेम्पलेट से आरएनए बनाता है। ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में से है। द एंजाइम दैट सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए टेम्पलेट से आरएनए बना रहा है। तो इसमें अपने ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम और हेलिकेज एंजाइम। तो अब अपन डिस्कशन करते हैं। पहले तो आप इसका आंसर देख लो कि कौन सा आंसर है इसका। जैसे अपन बात करें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से अपन देखें तो हेलिकेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये डीएनए कुंडलन को खोलता है। डीएनए कुंडलन को खोलता है, ये खोलने का काम करता है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। लाइगेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये डीएनए खंडों को जोड़ता है। डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, डीएनए लाइगेज। ये अपने बायोटेक्नोलॉजी में भी काम में आता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, ये जब डीएनए से डीएनए अपन बनाते हैं तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये डीएनए टेम्पलेट से डीएनए बना रहा है। उस टाइम पे अपने को जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो अपना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, ये डीएनए के टेम्पलेट से क्या बनाता है,
mRNA बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन के समय या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो एंजाइम कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। और क्वेश्चन अपने से यही बात कर रहा है कि आप डीएनए टेम्पलेट से जब आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? उस टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी एंजाइम के फंक्शन भी अपन ने देख लिए, हो सकता है क्वेश्चन आगे चेंज हो जाए कहीं पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी वंशागति के आणविक आधार वाले में से ही है। अनुवादन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पे होती है? ट्रांसलेशन अकर्स एट। ट्रांसलेशन होता क्या है? एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन या अनुवादन बोलते हैं, या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस बोल सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण बोलते हैं। अब इनमें दिक्कत यह है कि इनमें सेल ऑर्गेनल की बात की है, वैसे डायरेक्ट बात नहीं की है कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होगी कि साइटोप्लाज्म में होगी। हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो एमआरएनए से हमें क्या बनाना है? प्रोटीन बनानी है। तो हम तो यही चेक करेंगे पहले कि सेल में एमआरएनए होता कहाँ पे है। तो हम बात करते हैं सेल में एमआरएनए, तो ये न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में रहता है। तो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही इनकी साइट क्या रहती है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य रहती है। लेकिन स्पेशल सेल ऑर्गेनल की बात करें तो राइबोसोम होगा कि न्यूक्लियस होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा या अंतःप्रद्रवी जालिका होगा, कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट भी अपने काम में आता है कि इनमें से वो वाला सेल ऑर्गेनल कौन सा है जिसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्योंकि जिसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वहीं पे प्रोटीन बन रही होगी। जैसे ER का इस चैप्टर में कहीं पे कोई नामो निशान ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का इस चैप्टर में तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ज़रूर ये मिडल पीसेस जो मध्य भाग में मिलता है और स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, वहाँ पे इसका रोल ज़रूर हो सकता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में डीएनए का रेप्लिकेशन चलता है, और अपन यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में चलती है। एक ही ऑप्शन बचता है अपना राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहीं पे प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। और क्वेश्चन अपना यही है, अनुवादन प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो अपना आंसर क्या जाएगा? राइबोसोम में अनुवादन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये अपना जो क्वेश्चन बना हुआ है ये है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर का MCQ है, जो अपने को बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स किससे बनते हैं? हम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के बारे में देखते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। और वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपने बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। उस पूरे चैप्टर में 2 ही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिससे हमने एंटीबायोटिक बनाई है। अब ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है, ये वाली जो एंटीबायोटिक्स हम बना रहे हैं ये कवक से बनाई कि जीवाणु से बनाई कि यीस्ट से बनाई कि शैवाल से बनाई? तो हमें पता है कि शैवाल से तो कभी भी कोई एंटीबायोटिक बनती नहीं है, तो ये तो पूरा का पूरा ही बाहर हो गया है। फिर यीस्ट है और एक कवक है। यीस्ट कवक की स्पीसीज होती है और यीस्ट स्पेशल सेकेरोमाइसिस सिरेवेसी वाले की बात कर रहा है ये, तो इससे भी एंटीबायोटिक बनती नहीं है। कोई भी एंटीबायोटिक ये नहीं, कोई बनती नहीं है इनसे। ऑप्शन अपने 2 ही बचे हैं, या तो कवक से या फिर जीवाणु से। तो कवक की बात करें तो जो प्रथम प्रतिजैविक है अपनी, प्रथम प्रतिजैविक, ये जो प्रथम प्रतिजैविक है जिसका नाम है अपना पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ये जो पेनिसिलिन बनी है ये किससे बनी थी? ये बनी थी पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड या कवक से बनी है। तो ये तो कवक से बनी है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी और सबसे पहले बनाई थी इसको। जीवाणु है, इस जीवाणु से बनती है अपनी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन व टेट्रासाइक्लिन।
ये दो ऐसी प्रतिजैविक होती है जो किससे बनाई जाती है, जीवाणु से बनाई जाती है। नॉर्मली जो प्रतिजैविक होती है वो जिस सूक्ष्म जीव से बनाती है वो तो जीवाणु होता है या फिर कवक होता है, तो कवक वाली प्रतिजैविक की भी हमने बात कर ली, और क्वेश्चन में अपने स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन दे रखी, इसकी भी बात कर ली। तो इस क्वेश्चन का अपने को आंसर सेलेक्ट करना हो तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये भी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में से ही है अपना, और ये क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, शराब बनाने वाले किण्वन से क्या उत्पादित होता है। एक प्रोसेस चलती है एनारोबिक कंडीशन में, फर्मेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, किण्वन से बोलते हैं। तो शराब बनाने वाले किण्वन से इनमें से क्या बनता है, जैसे इसने बोला है केवल एसिटिक एसिड, तो ये जो एसिटिक एसिड है ये तो कैसे बनता है, ये तो एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनता है। तो एक क्वेश्चन अपना ये भी नया बन सकता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई ये एक जीवाणु होता है, और इस जीवाणु का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। केवल लैक्टिक एसिड, तो इसका भी अपन नया क्वेश्चन बना देंगे। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। फिर कह रहा है केवल मीथेन, अब मीथेन जो होता है ये बनाता है मीथेनोजेंस बैक्टीरिया, मीथेनोजेंस बैक्टीरिया या जीवाणु, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, मीथेन गैस होती है, CH4 होता है। फिर एक ही ऑप्शन बचा है इथेनॉल और CO2, इथेनॉल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो शराब बनाने वाले किण्वन में क्या उत्पादित होता है, एक तो अल्कोहल या इथेनॉल बनता है और दूसरा क्या बनता है, CO2 बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना कौन सा हो गया है, पहला आंसर हो गया है। बाकी इन क्वेश्चनों का भी आप लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन तो अपन ने एक ही सोल्व किया है लेकिन इसके 4 क्वेश्चन और बना लिए, अपन ने नए बना लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये भी सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में से ही है। कौन सी विटामिनों के उत्पादन में सूक्ष्म जीव उपयोग होते हैं, बहुत सारी विटामिन दे रखी है, इनमें से वो वाली विटामिन कौन सी है जो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे है विटामिन, ये बी नहीं है, विटामिन B12 की बात कर रहा है, ये विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है। तो डायरेक्ट फॉरवर्ड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन रहता है, ये जो विटामिन B12 है ये हमें पता है कि जब दूध से दही बनता है, और दूध से दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया या जीवाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। जैसे ही दूध से दही बनता है तो दही में विटामिन B12 बढ़ जाता है। तो ये बना किसकी वजह से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बना है। तो सूक्ष्म जीवों से बनने वाले विटामिन का बात करें अपन तो कौन सी विटामिन आएगी, विटामिन B12 आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी अपना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में से ही है। कौन सा नील हरित शैवाल जैव उर्वरक में उपयोग होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर से ये लिया गया है। अब इसको मैं यहीं पे लिख दूं, डी वाला ऑप्शन है राइजोबियम, इसको मैं एक साथ में कर दूं, ये PDF में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। 3 ऑप्शन तो इसमें दिख रहे होंगे आपको, और जो डी है वो अपना कौन सा है, राइजोबियम है, राइजोबियम। अब क्वेश्चन सही हो गया बिल्कुल से, ब्लू ग्रीन एल्गी यूज एज बायो फर्टिलाइजर इज, कौन सा नील हरित शैवाल ऐसा है जिसका उपयोग अपन कहां पे करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। तो पहली बात तो इनमें अपन ये देखेंगे कि नील हरित शैवाल इनमें से कौन सा है। जैसे सेकेरोमाइसिस सिरेवेसी की ये बात कर रहा है तो ये तो यीस्ट होती है, ये तो पहली बात तो नील हरित शैवाल ही नहीं है, जैव उर्वरक तो बाद की बात है। पेनिसिलियम है, ये भी कवक होती है, अभी ये भी अपन डिस्कशन करके आ रही है, और क्वेश्चन अपने को बात कर रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजी की बात कर रहा है तो ये बीजी है ही नहीं। राइजोबियम
ये क्या होता है, ये एक जीवाणु होता है, ना कि ये नील हरित शैवाल होता है। तो ये तीन ऑप्शन तो अपने वैसे के वैसे गए क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने यही पूछा था अपने से कि कौन सा नील हरित शैवाल ऐसा है जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। तो सेकेरोमाइसिस, ये तो अपना यीस्ट हो गया है। एनाबिना, पेनिसिलियम, राइजोबियम है। इनमें से पेनिसिलियम वो कवक है, राइजोबियम जीवाणु है। एक ही ऑप्शन जा रहा है अपना, कौन सा, एनाबिना। एनाबिना, नो स्टॉक, ओसिलेटोरिया, ये कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनका इस्तेमाल अपन बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाले में से है। एक टेक्निक चलती है अपनी पीसीआर। पीसीआर किस लिए उपयोग किया जाता है? पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर रहा है ये, और 3 स्टेप में ये चलने वाली प्रोसेस है। जैसे आपका डीनेचुरेशन है, प्राइमर एनेलिंग है, एक्सटेंशन है। इसमें एक वो इम्पोर्टेंट एंजाइम भी काम में आता है, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको हम थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस तकनीक की बात कर रहा है, उस टेक्निक की बात कर रहा है। तो पीसीआर का उपयोग किस लिए करेंगे अपन? तो इसमें देखो कितनी अच्छी बात है, कई बार डायरेक्ट नहीं आता है, अपने को थोड़ा भूल जाते हैं, तो कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको अपन बाहर कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। भाई पीसीआर को आज तक हमने तो नहीं देखा कि प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने के लिए पीसीआर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वाला ऑप्शन तो इस हिसाब का शराब बनाने के लिए, प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, एल्कोहल के लिए पीसीआर का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे अपन। फिर बोल रहा है डीएनए को काटने के लिए। तो डीएनए को काटने के लिए टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिसको हम आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। ये अलग क्वेश्चन में काम में आ जाएगा अपने। जिसको हम मोलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं, मोलिक्यूलर सीजर के नाम से भी इसको जाना जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को, जिसका काम क्या होता है? कटिंग डीएनए को काटने के लिए। एक ही ऑप्शन बचा है डीएनए को बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाइंग डीएनए, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए या एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन। जैसे ये बात है कि डीएनए का आवर्धन करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जीन का एम्पलीफिकेशन या जीन का आवर्धन करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, तो अपना आंसर क्या जाना चाहिए? पीसीआर जाना चाहिए। और अभी तो अपना क्वेश्चन में पीसीआर के लिए पूछा है, तो ऑप्शन क्या जाना चाहिए? पीसीआर किस लिए उपयोग किया जाता है? डीएनए को बढ़ाने के लिए, कि डीएनए की कुछ थोड़ी सी अमाउंट होती है, उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपन जिस टेक्निक का यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, उसका नाम है अपना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये है अपना बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाले चैप्टर में से, प्रिंसिपल वाले में से ही है। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, वैक्सीन या टीके और एंजाइम का औद्योगिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, किस में किया जाता है? जैसे जो भी बायोटेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट कहाँ पे तैयार करेंगे? जैसे ऑप्शन दे रखा है मिट्टी। भाई मिट्टी में थोड़ी बनाएंगे इनको, एंटीबायोटिक को मिट्टी में थोड़ी बनाएंगे। पेट्री डिश, बहुत अच्छी बात है कि लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, लेकिन पेट्री डिश में ही थोड़ी बनाएंगे। एंटीबायोटिक बना रहे, एंजाइम बना रहे, इसका लार्ज स्केल के ऊपर अपने को प्रोडक्ट्स करवाना है, तो टेस्ट ट्यूब में भी नहीं बनाएंगे। एक ही आंसर बचा है जिसको हम बायो रिएक्टर के नाम से जानते हैं। ये बड़ा पात्र होता है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने को प्रोडक्शन करना है प्रोडक्ट का, तो अपन जिस पात्र का इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसको हम क्या बोलते हैं? बायो रिएक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अभी देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने उसके बारे में थोड़ी जानकारी ली, तो वो तुरंत की तुरंत अपने काम में भी आ रही है। प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड टू, डीएनए को विशेष स्थान पर काटने के लिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? डीएनए को काटने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए, और एक और ऑप्शन है अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का इस्तेमाल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए थोड़ी किया जाता है, शराब बनाने के लिए थोड़ी किया जाता है, प्रोटीन बनाने के लिए थोड़ी किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे अपन? सिर्फ और सिर्फ
डीएनए को विशेष स्थान पर काटने के लिए। अब ये जो डीएनए को विशेष स्थान से काट रहा है, तो वो विशेष स्थान इसके लिए क्या होता है, एक अनुक्रम होता है जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। ये क्वेश्चन भी अपने कहीं दूसरी जगह पे काम में आ जाएगा, छोटे वाले क्वेश्चनों में। भाई पेपर सोल्व करने का मतलब ही यही है, अपन डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पे बात थोड़ी करेंगे। अब पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कौन सा होता है, कौन सी सीक्वेंस होती है, GAATTC, और अपोजिट करेंगे CTTAA और G। ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, ये डबल 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 और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जोड़े जाते हैं। ये अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जिसको आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम उच्चारण देखने को मिलता है। और इक्वार फर्स्ट जो एक्शन लेता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इक्वार फर्स्ट, वो कहाँ पे काटता है, वो G और A के बीच में ही इस सीक्वेंस के ऊपर कट लगाता है, जिसको हम यहाँ पे विशेष स्थान या विशिष्ट स्थल बोलते हैं। पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर ये कट लगाने का काम करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए को विशेष स्थान पे कट लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जीन थेरेपी में क्या किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाले चैप्टर का अच्छा खासा ये क्वेश्चन है अपना, जीन थेरेपी। पहली बात तो ये जो जीन थेरेपी है ये मेडिसिन में काम में ली गई है, मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। इसमें क्या किया जाता है, कोई पेशेंट होता है, उसमें कोई दोषपूर्ण जीन होती है, कोई डिफेक्ट जीन होती है, उसको या तो सही कर दिया जाता है या उसकी जगह पे रिप्लेस किया जाता है दूसरी नई जीन को, उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। और ये जो काम हुआ था सबसे पहले, एक 4 वर्षीय लड़की है जिसमें एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को, अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई थी, तो उस एडीए उपचार के लिए सबसे पहले ये जीन थेरेपी की गई थी। अब इसमें ये पूछा जा रहा है यहाँ पे तो कि जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, कौन सा काम किया जाता है। तो शराब उत्पादन जीन थेरेपी से, बायोगैस उत्पादन जीन थेरेपी से, शराब बनाई जा रही है जीन थेरेपी से, और दोषपूर्ण जीन को सामान्य जीन में बदलना। तो जीन थेरेपी का काम क्या होता है। अब ये बड़े वाले क्वेश्चन में जाएगी तो भी अपन एक लाइन में यही लिख सकते हैं, जीन थेरेपी क्या होती है, दोषपूर्ण जीन को सामान्य जीन से बदलना, रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन्स, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बायोटेक्नोलॉजी का ही। ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है अपने से, पुनर्योगज डीएनए कैसे बनता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड बाय, तो आरएनए को काटते हैं तो डीएनए कैसे बन सकता है भाई, बात ही डीएनए की हो रही है। ये बोल रहा आरएनए को काट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो आप। प्रोटीन संश्लेषण में तो प्रोटीन ही बनेगी, डीएनए कहां से बनेगा। फिर वापिस से सॉरी, ये सेम आंसर आ गए है, कटिंग आरएनए को काट करके तो बन ही नहीं सकता है। ये एक ही ऑप्शन बचा है, 2 अलग स्रोतों के डीएनए को जोड़कर, जॉइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। जैसे एक जो फॉरेन डीएनए होता है और एक अपना वेक्टर डीएनए होता है, इन दोनों को लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन करवा करके जो न्यू डीएनए बनता है उसको हम या तो कह सकते हैं हाइब्रिड डीएनए, या कह सकते हैं काइमेरिक डीएनए, या हिंदी में बोल सकते हैं संकृत डीएनए, और अपने बायोटेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में बोल सकते हैं पुनर्योगज डीएनए, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये कैसे बनाया जाता है, 2 अलग स्रोतों के डीएनए को लाइगेज एंजाइम से जोड़ करके क्या बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बीटी कॉटन का उदाहरण है। बीटी कॉटन इज एग्जाम्पल ऑफ, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले से देख लेना, ये एक ऑप्शन थोड़ा दूर चला गया है। बीटी कॉटन किसका उदाहरण है, बीटी कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये 4 ऑप्शन है अपने पास में। हाँ, आनुवंशिक रूपांतरित फसल, कार्बनिक फसल, सामान्य फसल, या जैव उर्वरक फसल है। क्या कौन सा किसका एग्जाम्पल है ये बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी कपास, जिसमें एक नाम आ रहा है पीछे बीटी, और ये बीटी को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार ये भी अपना अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीटी क्या होती है। तो बीटी एक बैक्टीरिया है जिसका वो साइंटिफिक नेम होता है बैसिलस थुरिंजिएसिस। तो ये जो बीटी कॉटन है
ये किसका एग्जाम्पल होता है? तो ना तो ये जैव उर्वरक का एग्जाम्पल होता है, ना सामान्य फसल का एग्जाम्पल होता है, ना कार्बनिक फसल का एग्जाम्पल होता है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है, आनुवंशिक रूपांतरित फसल का एग्जाम्पल होता है बीटी कॉटन या बीटी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये पीछे अपन ने डिस्कशन किया था तो अभी अपने काम में भी आएगा ये। टेक पॉलीमरेज किसके लिए उपयोग होता है? तो टेक डीएनए किसके लिए उपयोग होता है? टेक पॉलीमरेज इज यूज इन पीसीआर में, डीएनए काटने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, शराब उत्पादन के लिए। कितने घटिया घटिया ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। शराब उत्पादन में तो क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई एंजाइम का इसका, प्रोटीन संश्लेषण में भी नहीं करेंगे। डीएनए काटने के लिए तो टेक पॉलीमरेज नहीं होता है, अभी अभी हमने देखा था, ये तो प्रतिबंधन एंजाइम होता है, प्रतिबंधन एंजाइम होता है। और आरबीएससी कई बार इसी एंजाइम को सीमाकारी एंजाइम के नाम से भी इसको जान रहे हैं, सीमाकारी एंजाइम, ये इसी का ही दूसरा नाम होता है। टेक डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो पीसीआर टेक्निक में काम में लिया जाता है। और इस टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसमें ये जो TAQ लिखा हुआ है, T4 होता है थर्मस और AQ4 होता है एक्वाटिकस, एक्वाटिकस। और ये जो होता है ये एक जीवाणु होता है जिससे इस एंजाइम को निकाला गया है। और इस एंजाइम को हम ये भी कह सकते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम, या फिर हम इस एंजाइम को ऐसे भी बोल सकते हैं ताप स्थायी एंजाइम, जिसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? पीसीआर टेक्निक में किया जाता है। इसकी खास बात क्या है? ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर भी अच्छे खासे तरीके से काम करता है। तो इसका आंसर अपना क्या है? टेक डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पीसीआर टेक्निक में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और लास्ट क्वेश्चन अपना ऑब्जेक्टिव टाइप का, किसने पुनर्योजित डीएनए तकनीक विकसित की है? पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी ने बनाया है तो कौन से साइंटिस्ट ने बनाया होगा? किसने फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ करके एक नया डीएनए बनाया है? 4 साइंटिस्ट दे रखे हैं, स्टेनले कोहेन व एल्बर्ट बोयर साहब, वाटसन और क्रिक है, मेंडल है और लुई पास्चर है। तो इन चारों साइंटिस्ट से अपन अच्छे खासे नए क्वेश्चन बनाएंगे। इसका तो एक ही आंसर आएगा जो भी आएगा। जैसे लुई पास्चर की बात करें तो इसका लेना देना अपनी एनसीईआरटी में इवोल्यूशन वाले चैप्टर में है, जैव विकास वाले चैप्टर में। इसका बायोटेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्वतः जनन सिद्धांत, स्वतः जनन सिद्धांत को गलत साबित किया इन साइंटिस्ट ने। वहां पे ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि स्वतः जनन सिद्धांत को गलत साबित करने वाले साइंटिस्ट कौन है? लुई पास्चर साहब है। मेंडल जी हैं तो ये तो जेनेटिक्स में आते हैं, इनका यहाँ पे क्या ही लेना देना है। जेनेटिक्स का तो अपना चैप्टर भी अपन ने नहीं ले रखा है। इन्होंने तो वंशागति के नियम दिए हैं, वंशागति के नियम दिए हैं, इनका भी कोई लेना देना नहीं है। वाटसन व क्रिक हैं, ये अपने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में आते हैं, वंशागति का आणविक आधार। और यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया है? वाटसन और क्रिक साहब ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए की द्विरुज्जु की संरचना है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी है? वाटसन और क्रिक ने दी है। और वाटसन और क्रिक ने एक और अच्छा काम किया है। अपन जब पढ़ते हैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, अर्धसंरक्षी प्रतिकृतिन होता है डीएनए में। वो मॉडल भी किसने दिया है? वाटसन और क्रिक साहब ने दिया है। मैसेल्सन और स्टोल ने उनको प्रूव करके भी दिखाया है। एक ही ऑप्शन बचा है, स्टेनले कोहेन व एल्बर्ट बोयर। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सबसे पहले आरडीएनए बनाया है और एक बैक्टीरिया लिया है इन्होंने। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफिमोरियम, साल्मोनेला टाइफिमोरियम।
इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकाल करके इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में सफलता हासिल की है। अब अपने एमसीक्यू के 18 क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये है अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। अब यहाँ पे हमने पहला चैप्टर लिया है, बोर्ड तो क्या कर रही है, जैसे रिक्त स्थान का क्वेश्चन बना नहीं रही है इस चैप्टर में से, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन अपने एमसीक्यू में काम में आ जाएगा, अपने वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर होते हैं वहाँ पे काम में आ जाएगा। अपने को तो यहाँ पे 56 नंबर का एक पेपर का पैटर्न भी तो रखना है ना, उसलिए हमने जानबूझ करके ये क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो ज़्यादा सीरियस नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना है। इस चैप्टर में से इस बार के लिए रिक्त स्थान नहीं आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं चैप्टर के। जैसे मान लो कि आते तो हम क्या करते हैं, हम उस कंडीशन से तैयारी कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो ऐसे मजाक में भी नहीं लेंगे इसको। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है अपना, त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप बनने वाले पोषक ऊतक को रिक्त स्थान कहा जाता है। द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको आप, जैसे छोटा क्वेश्चन आ जाए वैसे तो रिक्त स्थान ना आकर के वैसे बन जाए तो भी तो आंसर करना पड़ेगा ना इसका। तो त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप मतलब द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। और डबल फर्टिलाइजेशन में जो पोषक ऊतक बनता है उस पोषक ऊतक को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोल देंगे अपन, भ्रूण पोष बोल देंगे। और यहाँ पे एक इसकी अच्छी खासी बात और है जो आरबीएससी बार बार में इस्तेमाल करती है कि एंजियोस्पर्म प्लांट का जो एंडोस्पर्म है, आवर्तबीजी पादपों का जो भ्रूण पोष होता है, उसकी सूत्र गुणिता क्या होती है, क्या वो हैप्लॉइड होता है, क्या वो डिप्लॉइड होता है, या वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो पूरे चैप्टर में एक ही ऐसी मात्र स्ट्रक्चर होती है जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या रहता है, 3n रहता है। ये त्रिगुणित होता है, इसकी खास बात ये होती है। और ये एंडोस्पर्म त्रिगुणित वाला सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलता है, आवर्तबीजी पादपों में ही देखने को मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा खासा बना हुआ है। लघु बीजाणुदानी की सबसे भीतरी परत जो विकसित हो रहे परागकण को पोषण देती है उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये तो बिना रिक्त स्थान के भी बन सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो लघु बीजाणुदानी की सबसे भीतरी परत जो विकसित हो रही परागकण को पोषण देती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे टेपिटम, या टेपिटम भी बोलते हैं कई, टेपिटम बोल देंगे। तो अब क्वेश्चन तो एक नंबर का वैसे भी आ जाए, टेपिटम का कोई एक कार्य लिखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन काम में आ जाएगा अपने कि टेपिटम क्या करता है। ये लघु बीजाणुदानी की सबसे भीतरी परत होती है और इसका कार्य ये होता है, ये विकसित हो रही परागकण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो दो फिल इन द ब्लैंक्स अपन ने कर लिए हैं। अगले वाले फिल इन द ब्लैंक्स की अपन बात करते हैं। बहुत अच्छा खासा फिल इन द ब्लैंक्स ये बना हुआ है जो अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी काम में आएगा। जीवाणुओं में क्रोमोसोम के अतिरिक्त पाया जाने वाला वर्ताकार डीएनए क्या कहलाता है, यहां पे जो आंसर आएगा वो अपना क्वेश्चन बन सकता है अपना। तो जीवाणु में क्रोमोसोम के अतिरिक्त पाया जाने वाला जो वर्ताकार डीएनए होता है उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे अपने नॉर्मली ये मान लो कि अपनी जीवाणु कोशिका है, हम बार बार में इकोलाई बैक्टीरिया के बनाते हैं, इसका मेन जेनेटिक मटेरियल तो यहाँ पे है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब इसके अलावा इसके पास में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और होता है, इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, इस डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो अब अपना ये क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है, प्लाज्मिड क्या होता है एक नंबर के लिए, और हो सकता है एमसीक्यू में भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। जीवाणुओं में क्रोमोसोम या गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाने वाला जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, जो द्विरज्जुकी होता है, वर्ताकार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार अलग करने की तकनीक क्या कहलाती है। इस चैप्टर में से तो फिल इन द ब्लैंक्स वैसे भी बनने वाला है। डीएनए खंडे को साइज और चार्ज के बेस के ऊपर उनका सेपरेशन किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है, उनका पृथक्करण किया जाता है। और इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी में एक ही टेक्निक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। अब अपने को यह भी पूछ ले क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक क्या होती है? तो ऐसी तकनीक जिनको डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार अलग किया जाता है, उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक बोलते हैं। फिर बीटी कपास में कीटनाशी प्रोटीन का उत्पादन रिक्त स्थान जीवाणु द्वारा किया जाता है। बीटी कॉटन अभी अभी आया था, मैंने अपने डिस्कशन भी किया था कि वो अलग से भी क्वेश्चन बनता है। बीटी एक बैक्टीरिया होता है जिसका पूरा नाम बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है, और इसमें एक कीटनाशी प्रोटीन बनती है। उस कीटनाशी प्रोटीन का नाम क्या होता है वो भी काम में आ जाए अपने, उसको हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन। और इसमें एक जीन होती है, उस जीन को हम क्या बोलते हैं? क्राई जीन बोलते हैं। अपने को ये नहीं बोलता है कि इस बीटी में कौन सी जीन है, कौन सी प्रोटीन है, हमसे तो ये बोला जा रहा है बीटी कपास में कीटनाशी प्रोटीन का उत्पादन कौन से जीवाणु से किया जाता है। तो अपना आंसर क्या जाएगा? बैसिलस थुरिंजिएसिस, बैसिलस थुरिंजिएसिस, थुरिंजिएसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के लिए। बैसिलस थुरिंजिएसिस नाम का एक जीवाणु है जिसका इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं? कीटनाशी प्रोटीन बनाने में कर रहे हैं। क्राई प्रोटीन बना सकते हैं, क्राइजीन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें रिक्त स्थान वालों में, तो क्वेश्चन है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित वे रासायनिक पदार्थ हैं जो रिक्त स्थान की वृद्धि को रोकते हैं या नष्ट करते हैं। तो अभी अभी हमने डिस्कशन भी किया था पिछले वाले क्वेश्चनों में, तभी बोलता हूं कि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलता है अपने को, उसमें कुछ हिंट होती है। हमने डेफिनेशन बनाई थी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं, और वो सूक्ष्म जीव जीवाणु या कवक हो सकते हैं, और उन्हीं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को या दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उनको किल करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित वे रासायनिक पदार्थ है जो अन्य सूक्ष्म जीवों की, इसमें क्या लिखेंगे? अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या फिर नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। अपने पास में शुगर है, उस शुगर से हमने क्या बनाया है? अल्कोहल बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में भी था अभी कि उससे शराब वाले किण्वन से क्या क्या बनता है, तो हमने ये बोला था एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है या किण्वन कहलाती है? किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बन जाता है। ये पहले चैप्टर का है। अब ये रिक्त स्थान तो नहीं बनेगा पहले चैप्टर में, लेकिन एक नंबर का वैसे बन सकता है कि निषेचन के बाद में जो ओव्यूल होता है किस में कन्वर्ट होता है? तो निषेचन के बाद में एक तो अंडा से होता है, वो तो फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है? वो बीज में बदल जाता है। निषेचन के बाद में जो बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीजांड की बात करें तो बीज, ओव्यूल की बात करें तो सीड हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने, भिन्न पौधे के फूल पर परागण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? एमसीक्यू वाले में अपन ने ये तो देख ही लिया था कि परागण क्या होता है। अब ये बोल रहा है कि भिन्न पौधे के पुष्प या फूल पर परागण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा अपना? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी जिसको हम बोलते हैं, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पर परागण। भिन्न पौधों के फूलों के ऊपर परागण का स्थानांतर होता है परागण का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। अब क्वेश्चन छोटा वैसे भी आ जाए कि पर परागण क्या होता है, तो ये डेफिनेशन अपने काम में आएगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कीट प्रतिरोधी तंबाकू पौधों को किस तकनीक द्वारा तैयार किया गया था? ये तो रिक्त स्थान वैसे भी बनने वाला है इस चैप्टर में से, तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में से है। कीट प्रतिरोधी तंबाकू पौधों को रिक्त स्थान तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं। एक
निमेटोड होता है जिसको हम सूत्रकृमि गोलकृमि के नाम से जानते हैं, मेलोइडी गाइनी इनकोग्निसिया। वो जो सूत्रकृमि है वो क्या करता है, वो तंबाकू का जो पादप होता है उसकी जड़ों को संक्रमित करता है। और बायोटेक्नोलॉजी ने दिमाग लगा करके एक नई टेक्निक बनाई है जिससे कि वो तंबाकू का पौधा है वो संक्रमित होने से बच जाए, उसको निमेटोड कोई नुकसान ना करे। तो उस तकनीक को हम किस नाम से जानते हैं, उस तकनीक को हम जानते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आरएनएआई, और हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं आरएनए अंतरक्षेप तकनीक। इसकी सहायता से निमेटोड जो संक्रमित कर रहा था तंबाकू पादप की जड़ों को, उससे बचाया गया है। तो ये अपने 18 एमसीक्यू हो गए हैं और 10 रिक्त स्थान वाले हो गए हैं। और अपन ये भी देख लेंगे कि तंबाकू के पौधे को कौन से भाग, तंबाकू के पौधे के कौन सा भाग है जो संक्रमित होता है, उसको हम बोलते हैं जड़। और एक निमेटोड है जो इसको नुकसान कर रहा है, उस निमेटोड का नाम भी देख लेते हैं, क्या पता बोर्ड वो पूछ ले। मेलोइडी गाइनी इनकोग्निसिया, मेलोइडी गाइनी इनकोग्निसिया। ये निमेटोड है जो तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है। और इससे बचाने के लिए हम कौन सी तकनीक अपनाते हैं, आरएनएआई, जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के लिए एक सुरक्षात्मक विधि मानी जाती है। अब अपन छोटे वाले क्वेश्चन करेंगे, एक एक नंबर वाले। जैसे पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन है और अब की बार आरबीएससी में पहले चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी बनने जा रहा है, तो अब तो अपना वैसे भी फायदा हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है। तो ये अपने छोटे वाले क्वेश्चनों में अभी भी देखा है कि जो एंडोस्पर्म होता है, जो भ्रूणपोष होता है, वो आवृतबीजी पादपों में त्रिगुणित होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये इसका क्या होता है, काम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिषेक फलन क्या है, उदाहरण दीजिए। अनिषेक फलन, जिसको हमें ऐसा भी आ सकता है पार्थेनोकार्पी, इंग्लिश वाला हिंदी में भी लिख सकता है ऐसे, डिफाइन पार्थेनोकार्पी, जैसे ये लिखा हुआ पड़ा है। तो पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन क्या होता है, आवृतबीजी पादपों में बिना निषेचन के यदि फल का निर्माण हो रहा है तो उन फलों को तो हम बोलते हैं अनिषेक फल। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। जो बिना निषेचन के ही तैयार हो जाते हैं, ऐसे फल बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। उदाहरण की ये बात कर रहा है तो उदाहरण एनसीईआरटी ने दे रखा है, केला और बीज रहित अंगूर, बीज रहित अंगूर, ये 2 एग्जाम्पल अनिषेक फलों के होते हैं, पार्थेनोकार्पी वाले फलों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, कौन से नाइट्रोजन क्षारों के बीच 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। तो अभी आपको आइडिया लगा होगा कि अभी हम एमसीक्यू वाला क्वेश्चन सोल्व करके आ रहे थे, उसमें कुछ अलग अंदाज में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर उस आधे नंबर वाले में, ये जो 1 नंबर का पूछा उसका आंसर अपने आधे नंबर वाले में कर डाला था। ऐसे ही अपने को एग्जाम में मिलेंगे डिट्टो क्वेश्चन। ऐसा कोई तुरम खान नहीं है जो जैसा बताए, जिस पैटर्न पे बताए वैसा का वैसा छप जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, उसके आधारित लैंग्वेज थोड़ी चेंज मिल सकती है और क्वेश्चन आधे नंबर वाला 1 नंबर में आ जाता है, 1 नंबर वाला आधे नंबर में आ जाता है। तो कौन से नाइट्रोजन क्षारों के बीच 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो हमने देखे थे कि एक तो एडेनिन और थायमिन होते हैं, जिसमें तो 2 ही होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन होते हैं नाइट्रोजन क्षार, इसमें कितने बंद होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। तो वहां पे तो अपन ये बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन क्षारों के बीच में कौन सा बंद होता है, हाइड्रोजन बंद होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन से क्षारों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो उनका आंसर अपन क्या करेंगे, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और वापिस से ये चेंज हो जाए, 3 की जगह क्या कर दे, 2 कर दे, 2 कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का है ये।
कहीं पर भी काम में आ सकता है, ये भी ध्यान रखना आप। कौन से कोडोन किसी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं? ये एक टॉपिक चलता है अपना जेनेटिक कोड का, आनुवंशिक कूट का, उस वाले टॉपिक में से एक छोटा क्वेश्चन बनाया गया है। जब अपन बात करते हैं जेनेटिक कोड के फीचर की, इनके विशेषताओं की, तो उसमें अपन सबसे पहले ये बात करते हैं कि एक तो प्रारंभन कोडोन होता है और एक समापन कोडोन होता है। मतलब एक स्टार्ट कोडोन होते हैं, एक टर्मिनेटर कोडोन होते हैं, जिनको हम नॉनसेंस कोडोन के नाम से जानते हैं। टोटल 64 कोडोन होते हैं, जिसमें से 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और उन अमीनो अम्लों का उन कोडोन का इस्तेमाल अपन उस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को समाप्त करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए करते हैं। और वो कोडोन कौन से होते हैं अपने? UAA, UAG और UGA। ये 3 ऐसे कोडोन हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। और यहीं पे मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बन रहा है, तो वो भी बता दूं। एक होता है AUG। ये जो AUG होता है, ये क्या है? ये स्टार्ट कोडोन है। ये कौन सा कोडोन है? स्टार्ट कोडोन है, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। और ये ऐसा कोडोन है, आरबीसी ने बार बार में यहां से क्वेश्चन पूछा है। AUG कौन सा ऐसा कोडोन है जिनके डुअल फंक्शन होते हैं, 2 काम होते हैं, तो उसका नाम है AUG। प्रारंभन कोडोन या स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? आंसर है AUG। AUG कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है? तो उसका आंसर भी अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। ये मैथियोनिन नाम के अमीनो एसिड को कोड करता है। मैथियोनिन अमीनो एसिड को कोड कौन करता है? AUG करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एक स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। इसकी खास बात यह है कि इसने यहाँ पे थोड़ा सा ये बोल दिया है, स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होता है, वो होता है अपना एजोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और एक सहजीवी रूप से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहकर के भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? एक नया क्वेश्चन, एक के बदले में 2 क्वेश्चन मिल गए अपने को। उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोब्स वाले चैप्टर में से ही है शायद ये। प्रतिरक्षा दमन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट पदार्थ बनाने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? प्रतिरक्षा दमनकारी पदार्थ बनाने वाला, जो जैव सक्रिय अणु बनाने वाला जो सूक्ष्म जीव है, वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर जाएगा अपना साइक्लोस्पोरिन ए। और ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, ये उस पदार्थ की बात हो रही है, साइक्लोस्पोरिन ए। ये तो क्या है? ये तो पदार्थ है जो प्रतिरक्षा दमनकारी होता है। इसके लिए जो सूक्ष्म जीव होता है उसका नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये भी क्या होती है? ये कवक होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जिससे कि एक जैव सक्रिय अणु बनाया जाता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। और साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बायोगैस संयंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत होता है वो होता है मेथेन। और ये जो मेथेन होते हैं ये कौन से बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं? मेथेनोजेंस बैक्टीरिया से ये बनाए जाते हैं। तो ये छोटे वाले अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बीओडी को परिभाषित करो। बीओडी क्या होती है? आरबीसी कई बार तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछती है 1 नंबर में, बीओडी। यहाँ पे तो परिभाषा पूछी है। अपन पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन
डिमांड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, पूरा नाम होता है। एक नंबर में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है बीओडी का पूरा नाम बताओ, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये होती क्या है, 1 लीटर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों का अपगठन करने के लिए सूक्ष्म जीवों के लिए काम की होती है, उपयोगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का है अपना, एडीए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। हमने देखा था सबसे पहले जो जीन चिकित्सा है, जीन थेरेपी है, 4 वर्षीय लड़की में एडेनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के लिए वो जीन थेरेपी की गई थी, तो उसमें एडीए की कमी होने से उसमें कौन सा रोग हुआ था, तो एडीए करता क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना करके रखता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें कोई एक बीमारी नहीं होती है, बीमारियों का समूह रहता है जिसको हम सामूहिक रूप से नाम देते हैं SCID, जिसको हम बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो उस बच्ची में कौन सी बीमारी हो गई थी, SCID वाली बीमारी हो गई थी, एडीए की कमी से SCID बीमारी होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोल्डन राइस क्या है, सुनहरा चावल क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो अपन ये बोलेंगे कि ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, आनुवंशिक रूपांतरित फसल होती है। गोल्डन राइस की खास बात ये होती है कि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसकी गोल्डन राइस में विटामिन ए बनाने वाला जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है। और विटामिन ए है जो इस गोल्डन राइस में मिलता है, तो ये रात्रि वर्णांतता की समस्या को दूर करता है, या रक्तोदी रोग के उपचार में। अब देखो और कितने क्वेश्चन बनते हैं। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए होती है। रात्रि वर्णांतता की समस्या को दूर करने के लिए कौन सी फसल या फिर कौन सी विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन ए होती है। रतौंधी रोग से बचने के लिए कौन सी विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। और ये विटामिन ए जो होती है ये किस में मिलती है अपने को, गोल्डन राइस में मिलती है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है। अब अपन सेक्शन बी में देखते हैं 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन। ये सारे के सारे कितने नंबर के क्वेश्चन है, मैं एक के ऊपर लिख के दे रहा हूं। आप समझ जाना कि अब यहां से 10 क्वेश्चन जो मिलेंगे अपने को वो 1.5 नंबर वाले मिलेंगे। अब 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 1.5 नंबर वाले में पहला क्वेश्चन अपना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये डीएनए को अलग करने में कैसे मदद करता है। ये जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में है। अपने को क्या आंसर करना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक जो रहती है वो ऐसी तकनीक है जो डीएनए खंडों को उनके आवेश और उनके आकार के आधार पर उनको अलग अलग करती है, पृथक करती है। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में जिस जेल का उपयोग किया जाता है वो एगारो जेल होती है। उस एगारो जेल का जो स्रोत होता है वो समुद्री घास, जिसको सी वीड्स अपन बोलते हैं, या समुद्री खरपतवार होता है। उसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में डीएनए के फ्रेगमेंट्स बड़ी साइज के होंगे वो पहले रुक जाएंगे, छोटी साइज के होंगे वो दूर तक जाएंगे एगारो जेल के ऊपर। उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए उनको अभिरंजित किया जाता है एक डाई से, एक अभिरंजक से, जिसका नाम है ETBr या इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद में उनको यूवी रेज के नीचे लाया जाता है, पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव में उनको लाया जाता है। पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव में जब लाया जाएगा तो डीएनए के जो खंड है या फ्रेगमेंट्स है, जो बेंड है,
उसमें कलर दिखाई देगा ब्राइट ऑरेंज, चमकीला नारंगी कलर। फिर चमकीला नारंगी कलर का दिखने के बाद में उन डीएनए बैंड को हम एगारोजेल से निष्कर्षित कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सालन। फिर अपन क्या दे सकते हैं, इसमें अपन डायग्राम देंगे तो लिखना कम पड़ेगा, और डायग्राम नहीं देंगे तो लिखना ज़्यादा पड़ सकता है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अपना, एक साधारण विलोडक टैंक बायोरिएक्टर का नामांकित चित्र बनाइए। 1.5 नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि कौन सा डायग्राम अपने को बनाना है। एक डायग्राम है जिसके ऊपर ऐसे मोटर लगी हुई है, यहाँ पे कुछ पंखे टाइप से लगे हुए हैं, यहाँ पे पीएच वाला है, ये झाग नियंत्रण है, यहाँ पे निर्जमीकृत वायु है, और पूरा ये संवर्धन माध्यम भर रखा है जहाँ पे अपन लार्ज स्केल में अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो वो वाला डायग्राम अपने को यहाँ पे देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस क्या होता है, यह आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कैसे उपयोगी है। बोर्ड की एग्जाम इसको बार बार टारगेट में ले रही है। ये क्वेश्चन का आंसर अपने को मिलने वाला है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाले चैप्टर में। दो ही बैक्टीरिया है जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इकोलाई बैक्टीरिया है और एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस क्या होता है, ये एक सोइल में मिलने वाला, मिट्टी में मिलने वाला एक बैक्टीरिया होता है। ये द्विबीजपत्री पादपों में डिजीज कोज करवाता है, रोग उत्पन्न करवाता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसके पास में एक नेचुरल प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड, और उस टीआई प्लाज्मिड के पास में एक डीएनए होता है, टी डीएनए, जिसको हम ट्रांसफर डीएनए के नाम से जानते हैं। वो ट्रांसफर डीएनए डाइकोट प्लांट में रूट में जाकर के ट्यूमर कोज करवाता है, जिसको हम क्राउन गोल्ड डिजीज और हिंदी में किरीट पीठिका रोग के नाम से जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसा दिमाग लगा करके ऐसा काम कर दिया कि उस टी डीएनए की जगह अपन अपनी डिजायर्ड डीएनए को डाल देते हैं ताकि उस प्लांट में ट्यूमर कोज ना हो, और वो जो टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है वो रेप्लिकेशन करे तो अपने डिजायर्ड डीएनए की फोटोकॉपियां निकलेगी। तो ये क्वेश्चन अपना बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में से हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है अपना, सूक्ष्म जीवों की सहायता से ये क्वेश्चन नंबर 7 लगा देना आप। सीवेज उपचार की प्रक्रिया को समझाइए। तो सीवेज उपचार 2 तरीके का चलता है अपनी एनसीईआरटी में। वैसे तो 3 तरीके का होता है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में 2 तरीके का चलता है। एक प्राथमिक उपचार है, एक द्वितीयक उपचार है। प्राथमिक उपचार में जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो सॉलिड चीज़ें होती है, उनको रिमूव किया जाता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट चलता है इसमें, जहाँ पे सूक्ष्म जीवों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से किसकी बात कर रहा है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, सेकेंडरी सीवेज उपचार की बात कर रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में लिखना क्या आना अपने को, द्वितीयक उपचार के बारे में। फिर बायोगैस निर्माण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताइए। बायोगैस निर्माण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताइए। तो इनडायरेक्ट तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बायोगैस का डायग्राम भी यहाँ पे दे सकते हैं। और सूक्ष्म जीव इसमें कौन से आएंगे, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया आएंगे जो आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में रहते हैं। उनके बारे में अपने को कुछ बातें मेंशन करके आनी है इस क्वेश्चन में। फिर आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीव, जीएमओ क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे इसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके पूरे नाम की अपन बात करें जीएमओ की, तो जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। 1 नंबर का 1.5 नंबर वाले में से 1 नंबर का तो अपन क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल लेंगे और क्वेश्चन भी निकाल लेंगे दोनों। उदाहरण की बात करें तो कौन कौन सी, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी बैंगन है, बीटी टमाटर है, फ्लेवर सावर टमाटर है, अपना गोल्डन राइस है, ये सारे के सारे क्या कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीएमओ वाले होते हैं। फिर आणविक निदान क्या होता है, मोलिकुलर डायग्नोस्टिक क्या होता है, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो आणविक निदान की अपन बात करें तो कुछ डिजीज, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको शुरुआत में हम पता नहीं लगा सकते हैं, और जब अपने को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रह पाता है। तो कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम स्टार्टिंग में ही उस डिजीज के सिम्टम्स देख करके उससे डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसी टेक्निक बनाई है जिसे अपन पहले से पता लगा सकते हैं, जैसे एलिजा टेक्निक होता है, और एक आरडीएनए टेक्निक तो है ही है अपनी, इनकी बदौलत कर सकते हैं। एक पीसीआर है। ये 3 ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम पहले से ही पता कर सकते हैं। ये मोलिकुलर डायग्नोस्टिक के एग्जाम्पल होते हैं। एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर या प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो इसके बारे में अपने को इस क्वेश्चन में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें,
सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में कैसे उपयोगी होते हैं, 1.5 नंबर के लिए अपने को लिखना है। तो बहुत सारी थ्योरी अपने पास में है इसकी। सबसे पहले अपन कुछ बैक्टीरिया के नाम इसमें लिख डालेंगे कि एजोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम होता है, क्लोस्ट्रीडियम होता है, राइजोबियम होता है। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनकी बहुत अच्छी खासी भूमिका रहती है जैव उर्वरक के रूप में। उसकी साइनोबैक्टीरिया की अपन बात करें तो नो स्टोक है, एनाबिना है, ओसिलेटोरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया भी जैव उर्वरक के रूप में काम में आते हैं। फिर एक कवक मूल या माइकोराइजा एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो कवक और उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच में एक शास्त्रीय संबंध होता है, तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो बहुत सारी लैंग्वेज अपन इस क्वेश्चन में 1.5 नंबर के लिए डाल के आ सकते हैं आराम से, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिख दिए, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिख दिए और माइकोराइजा के बारे में थोड़ी सी बात भी अपन लिख दी तो 1.5 नंबर का क्वेश्चन अपना पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जीन थेरेपी क्या है, एक उदाहरण सहित समझाओ इसको। तो जीन थेरेपी अभी भी अपन ने देखा था, कोई डिफेक्टिव जीन है उसका रिप्लेसमेंट करते हैं, दोषपूर्ण जीन है उसको हटाया जाता है, उसकी जगह नई जीन को डाला जाता है। एक उदाहरण की बात करें तो एडीए की कमी के लिए यहाँ पे 4 वर्षीय लड़की में इसका ट्रीटमेंट चला है, जिसके लिए जिस वेक्टर का इस्तेमाल किया था उस वेक्टर का नाम तो था अपना रेट्रोवायरस, पश्च विषाणु। और जिस जीन उसको जो नई जीन डाली गई थी वो कौन सी सेल का इस्तेमाल करके डाली गई थी, तो लिम्फोसाइट सेल का इस्तेमाल किया था उसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में इसे वेक्टर के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। तो छोटे वाले क्वेश्चन में रिक्त स्थान में ये क्वेश्चन आया था अपना, प्लाज्मिड क्या होता है, जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ जो कि द्विरज्जु की वर्ताकार होता है उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टीज होती है। ये सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, स्मॉल साइज का होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब अपने फोरिजन डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका अच्छा खासा उपयोग कर रहे हैं अपन। फिर सेक्शन सी में 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोटबुक में ऐड कर लो, क्योंकि पहला जो चैप्टर है उसमें से आरबीएससी 2026 में भी 3 नंबर का क्वेश्चन बनाने वाली है और 33% का सिलेबस बनाने के पीछे हमारा मकसद ये था। फायदा यहाँ पे ये हुआ कि इसमें और किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है अपने को 3 नंबर वाला। तो यहाँ पे 3 नंबर वाले क्वेश्चनों में पहले चैप्टर में से अपन टारगेट करें तो कौन से क्वेश्चनों कर सकते हैं, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीजों में अंतर बताइए उदाहरण सहित, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताइए, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट भी हो सकता है क्योंकि 2025 में लघु बीजाणु जनन ऊपर था, गुरु बीजाणु जनन नीचे था और अब इनमें अंतर पूछ सकता है वो 26 में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, भ्रूणपोष क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। इसके एग्जाम्पल अथवा में दे रखा है, भ्रूणकोष क्या है, इसकी संरचना का वर्णन स्पष्ट चित्र सहित कीजिए। ये 2 क्वेश्चन और मिल गए, 4 क्वेश्चन हो गए अपने पहले चैप्टर के 3-3 नंबर वाले। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न पदों को परिभाषित करो। 3 नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है वो टुकड़े टुकड़े में भी बन सकता है, 1+1+1 के रूप में। जैसे असंग जनन एपोमिक्सिस की डेफिनेशन बताओ, बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी की डेफिनेशन बताओ, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बताओ, इस हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर इसके अथवा में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने वो डाल रखा है, वायु परागण तथा कीट परागण के अनुकूलन लिखिए। तो ये पहले चैप्टर के वो वाले क्वेश्चन है जो 3 नंबर में आरबीएससी बार बार में इनको टारगेट करती है। अपने को तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहां पे, लेकिन कौन से मिलने वाले हैं ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से बार बार में आरबीएससी किसको टारगेट करे, अपन सिर्फ वो क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं। फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपने आते हैं 17वें और 18वें में। तो ये जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हमने बनाया है 4 नंबर का, 56 नंबर का बनाना था इसलिए इसको 4 नंबर में डालना पड़ा है। बाकी इसका 3 नंबर वाले में अब पूछेगा, यूकेरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग के न्यूक्लियोसोम मॉडल को समझाइए, ये 3 नंबर में मिल सकता है। जीवित कोशिकाओं में ट्रांसलेशन अनुवादन की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा इसके चरणों को चित्र से समझाइए। फिर इसके अथवा में नहीं, लास्ट क्वेश्चन भी इसी का है, क्योंकि 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो इकोसिस्टम में बनते हैं और एक अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बनता है, वो चैप्टर इसमें लिए नहीं 33% वाले में। तो 3 नंबर वाले अपन ने, अब जैसे लास्ट में आपने 14, 15, 16, 17, 18 ये जो 5 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन अपने को 3-3 नंबर वाले में मिलेंगे। जैसे प्रोकैरियोट्स में लेक ओपेरॉन मॉडल की संरचना और कार्य प्रणाली को समझाओ, है तो 4 नंबर का, लेकिन उधर अपने को आरबीएससी में मेन एग्जाम में 3 नंबर का मिलने वाला है। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की डबल हेलिक्स द्विरज्जु की संरचना को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो केमिस्ट्री में भी आता है और अपने बायो में भी चलता है। ये भी टारगेट कर सकते हो अपन 3 नंबर के लिए, जिसको आरबीएससी बार बार में टारगेट में ले रही है, तो अपन भी इसको टारगेट में लेंगे।